कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं जिन्होंने देवदूत के तौर पर उस किरदार को निभाया। इस सत्र को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी रंजना और अरुण श्रीवास्तव साहब। डॉक्टर अरुण, मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आ जाएं, जो कि सीएमओ आगरा है। डॉक्टर साहब आप मंच पर आए। विकास खन्ना साहब, डायरेक्टर रैमसेंस, विकास खन्ना साहब आप भी मंच पर आ जाएं। अंशु पारिक हमारे साथ हैं, डिप्टी सीएमओ। पारिक साहब आप भी मंच पर आ जाएं। नीतू चौधरी हैं, पूर्व प्रवक्ता एसएन मेडिकल कॉलेज से। नीतू आप भी मंच पर आ जाएं। और अभिषेक शर्मा हमारे साथ हैं, डॉक्टर अभिषेक शर्मा आप भी मंच पर आ जाएं। रंजना, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया अतुल जी। आप सभी से दरख्वास्त है कि अपना स्थान आप ग्रहण कर लें और माइक आप सभी लोग ले लें। इस सत्र का नाम है कोरोना काल के देवदूत। वो इसलिए क्योंकि कोरोना काल में ये जो पैनल में इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन मेहमानों को एक देवदूत के रूप में ये उभर कर सामने आए, मसीहे के तौर पर इन्होंने काम किया और जनता को खासतौर पर उस वक्त जो सबसे परेशान थे मरीज, उन तक हर संभव मदद किस तरीके से पहुंचाई जाए, उसको लेकर रोड मैप क्या तैयार किया जाए, रणनीति क्या कुछ होनी चाहिए, मिलकर सभी ने काम किया है। शुरुआत में सीएमओ साहब आप ही से करना चाहूंगी। अरुण जी, प्रशासनिक अमले के हिस्सा होने के तहत जिस तरीके की परेशानियां सामने आती हैं और जिस तरीके का लूप होल भी हमने देखा है, पहली लहर के बाद एक वक्त ऐसा था जब भारत का वुहान आगरा बना था, लेकिन उन परिस्थितियों से भी आप सभी ने मिलकर आज के दौर में आगरा को लेकर आया है। फिर आई दूसरी लहर, जहां पर जो आंकड़े थे वो अपने आप में व्यथित करने वाले सामने आए। फिर भी हमने सोचा आगरा बेहतर स्थिति में पहुंचेगा, लेकिन एक बार फिर से मौसमी बीमारियों के संक्रमण में आगरा है। क्या कुछ किया जा रहा है? कोरोना को लेकर आगरा हमेशा महत्वपूर्ण इसलिए रहा है क्योंकि पर्यटकों के लिए ये एक पर्यटक स्थल रहा है। देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं, मूवमेंट होता है। पहली लहर में आपने देखा कि आगरा से हमारे प्रदेश में नोएडा और आगरा से यहाँ से आरंभ हुआ, इटली से आया वायरस और संक्रमण जो प्रदेश में एंट्री पाया उसमें आगरा रहा। पूर्ण भूमिका आगरा की इसलिए रही कि हम लोग ने अननोन वायरस, जिसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ना होने के बावजूद उसको रोका, कंटेनमेंट जोन बनाना, उसको उसके संक्रमण को आगे ना फैलने देना, एक तरह का आगरा मॉडल हम लोग ने पूरे प्रदेश को दिया, जिसको बाद में जैसे जैसे संक्रमण बाकी हिस्सों में पहुंचा उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और जैसे जैसे इस वायरस के बारे में और जानकारियां प्राप्त हुई, उसमें लेकर सुधार किए गए, उसको प्रिवेंशन को लेकर कैसे हम उसे बचे, उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए हम लोगों ने अपने आगरा जनपद में इस संक्रमण को रोका और बहुत हद तक सफलता पाई। दूसरे संक्रमण की जहां तक स्थिति है, वह चूंकि ये वायरस म्यूटेंट हो चुका था, बहुत सारी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस इसकी चेंज हो चुकी थी और जो इसकी जो गंभीरता थी वो बहुत ज़्यादा थी जी। उपचार के क्षेत्र में इसमें हमें बहुत सारे डेवलपमेंट करने थे और पहले से और दूसरे लहर के बीच में जो गंभीरता थी, यानी कि हमारी आईसीयू बेड, ऑक्सीजन की आवश्यकता, इनका जो आवश्यकता थी वो हमारे कैलकुलेशन से काफ़ी अधिक हो गई थी। तो जो शुरुआत के दिनों के बीच की जो गैप्स को अगर छोड़ दें, चूँकि मुझे प्रदेश स्तर पे भी काम करने का मौका मिला था कोरोना के टाइम पे, मैं वहाँ पे ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग कर रहा था और साथ में पीएम केयर भी देखा था। उस स्तर पर जो प्रदेश में जिस तरह से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में हर जगह वेंटिलेटर की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन की उपलब्धता कराना, वॉर मोड में जिस तरह रात दिन 24 घंटे सबने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में जिस तरह पूरी टीम लगी थी जी। वो एक पहली बार एक प्रोफेशनलिज्म जो आया कि एक टीम 20 लोगों की हायर की गई थी जो टेक्निकली इस बात का मूवमेंट डिसाइड कर रही थी कि कैसे तुरंत हम ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाएं, क्योंकि वो चीज एक ऐसी थी जो प्लानिंग स्तर पे थी, वो बाहर नहीं दिख रही थी। हमारे गृह सचिव महोदय इसको मॉनिटर कर रहे थे, उनके नेतृत्व में इसको मॉनिटर किया जा रहा था। पूरी प्रयत्न किया गया कि हम लोग तत्काल अपनी उपचार की जो भी सुविधाएं जिस स्तर तक पहुंचानी है वहां तक पहुंचाएं और उसके आधार पर हम लोग ने उपचार किया। बिल्कुल, जो तमाम कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं रंग जरूर ला रही है और यही वजह है कि उन परिस्थितियों से बाहर निकलकर आप हम मौजूदा हालात में हैं जहां पर हालात जो है वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। विकास खन्ना साहब, मैं सवाल आपसे लेना चाहूंगी। आप डायरेक्टर हैं रामसेंस के और
ये एक ऐसा नाम है, एक ऐसी कंपनी का नाम है जो आगरा के हर व्यक्ति के मुंह पर होगा, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके की सुविधाएं आपने उपलब्ध करवाई वो अपने आप में काबिल तारीफ है। मेडिकल इक्विपमेंट्स में आप डील करते हैं और खासतौर पर उस वक्त सबसे ज्यादा मास्क की, पीपी किट की जब आवश्यकता थी और जिसका अभाव देखा जा रहा था, किस तरीके से मैनेज आपने किया, कितना चुनौतीपूर्ण वो रहा? एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना का पहला काल जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त कोरोना के लिए हम सिर्फ ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स और वेंटिलेटर सर्किट्स बनाते थे। डीएम आगरा के बुलावे पे मैं गया तो उन्होंने कहा कि मास्क का और पीपी किट भी हमें चाहिए, बिना उसके जो है गुजारा नहीं चल पाएगा। क्योंकि इस फील्ड से ऑलरेडी हम जुड़े हुए थे तो और लोगों के मुकाबले हमारे लिए आसान रहा और वो पूरे कोरोना काल में जिलाधिकारी महोदय आगरा के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हम इस लायक हुए कि हम न केवल आगरा, न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे भारतवर्ष को जो है सपोर्ट कर पाए इन द वे ऑफ मास्क, पीपी किट, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम्स, इन सब से। वो प्रोडक्शंस को हमें ट्रिपल करना पड़ा, वो बिना प्रशासन के सहयोग से संभव नहीं हो पाता। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रशासन के यहाँ पर सहायता मिले। उसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे लेना चाह रही थी कि ये चेन जो पूरी आपने तैयार की, ये किस तरीके से तैयार हुई, क्योंकि सिंगल हैंडेडली इसे कर पाना नामुमकिन था। चूंकि हमारी कंपनी देखिए करीब 60 साल पुरानी कंपनी है, पेरेंटल कंपनी है, मेडिकल डिवाइसेस ही बनाते हैं जी। और पूरे भारत में जो है मेरे ख्याल इस फील्ड से जुड़े हुए सब लोग इस ब्रांड को जानते हैं। तो हम पहले से ही इस लाइन में थे, इसलिए हमारे लिए आसान था इस काम को करना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रशासन का सहयोग मिला, इनकमिंग रॉ मटेरियल, लेबर हैंडलिंग और बहुत सारी चीज़ें, उससे ये संभव हो पाया। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां विकास खन्ना साहब के लिए हो जाए, क्योंकि रॉमसेंस ने उस दौरान जो काम किया है उसी की दरकार भी थी लोगों को। अंशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि जिक्र अरुण जी भी ने किया कि तमाम जो असुविधाएं थी उनका अभाव जो हमने देखा अब तक, लेकिन अब उसको कोप अप करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन डेटा जो सामने आ रहा है वो अपने आप में व्यथित करने वाला है। 25 निजी अस्पताल हैं और मात्र 5 सरकारी अस्पताल हैं 45 लाख की, माफ कीजिएगा, आबादी पर। कितना चुनौतीपूर्ण ये आने वाले समय में भी होगा, क्योंकि अब डेंगू और बुखार के जो मामले सामने आ रहे हैं, कई लोगों की जान भी गई है आगरा में। देखिए, पहले तो इंडिया टीवी का धन्यवाद कि यहाँ इस पोडियम पे बुलाया। दूसरा बात यह है कि इंडिया न्यूज़ का, दूसरी बात यह है कि हर एक फेज के बाद में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हुए। जी। फर्स्ट फेज का अलग ही तरीका था, उस समय लोग नहीं थे, मैन पावर नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, तो काम करने का तरीका अलग था। फेज 2 का मेडिकल हब बना हुआ था आगरा, और आगरा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि आगरा की एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट वो पूरी की पूरी एक तरीके से देखा जाए तो आगरा को केटर करती है, मतलब आगरा उनको केटर करता है। थर्ड फेज के लिए जब तैयारी की गई या सेकंड फेज के लिए भी जब तैयारी की गई तो उसमें ये माना गया कि हम लोग जो पेशेंट्स को इनकलकेट करेंगे वो बाकी के डिस्ट्रिक्ट से भी करेंगे, इवन नियर बाय स्टेट से भी, इवन ग्वालियर से भी आपके पास पेशेंट्स आ रहे थे, भरतपुर से भी पेशेंट्स आ रहे थे, क्योंकि हम लोगों की हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है। कहा जाए, जब ये कहा गया कि 5 सरकारी और 25 गैर सरकारी संस्थाएं इससे जुड़ी थी, तो ऐसा नहीं था। सरकारी संस्थाएं काफ़ी ज़्यादा थी। ये भी था कि उनको रूटीन केसेस को भी करना हुआ करता था। जी। इट इज़ नॉट दैट कि हम लोग सिर्फ कोविड पेशेंट्स को ही एक तरीके से केटर कर रहे थे। देयर वर सो मेनी अदर थिंग्स कि कैंसर पेशेंट्स भी थे, डिलीवरी के केसेस भी थे, नॉर्मल रूटीन केसेस भी थे, दैट वी हैव टू केटर देम। तो उस चीज़ को देखते हुए प्रेशर बहुत ज़्यादा था। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत थी, और उसको हमने जब सेकेंड फेज में देखा तो थर्ड फेज में इम्प्रोवाइजेशन हैज़ बी डन अ लॉट। मेरे ख्याल से उम्मीद यही की जाएगी कि थर्ड फेज ऊपर वाला ना करे कि आए, या आए तो वो बहुत अच्छी तरीके से, बट वी आर बेटर इक्विप्ड एंड बेटर प्रिपेयर्ड। या विच इज नो डाउट वंडरफुल सर, बट देन चूंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, ये त्रासदी बहुत बड़ी है। ऐसे में आंकड़े जो लगातार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है सर उस पर बात करना भी। अंशु जी, 24% जो सुविधाएं हैं जो कोविड काल में इस्तेमाल हो रही थी, जो इक्विपमेंट्स हैं या जो रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ निजी अस्पताल की तरफ से आ रही थी, सरकारी अस्पतालों में वो उपलब्ध ही नहीं थी। देखिए मैम, ये तो मैं अभी भी नहीं मानता, क्योंकि मैं अभी भी कहता हूँ कि सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर फर्स्ट और सेकंड फेज, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो एक
बहुत बड़ा सेक्टर था जो अब तक अनटैप था और लोगों ने उसको पहली बार यूज किया। हाँ, आप ये भी मानेंगे कि कोविड केसेस में दो तरीके के केसेस थे। हाँ। एक तो इमरजेंसी केसेस थे जो एकदम सडनली ड्रॉप होता था, उसके बाद में पेशेंट्स किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या वेंटिलेटर की उसको जरूरत हुआ करती थी। जी। सर्टेन टाइम्स पैनिक की केसेस भी बहुत ज्यादा थे। हम्म, और जो ट्रांजिशनल केसेस थे, जो पैनिक के केसेस थे और हॉस्पिटल के केसेस थे, अब आप ये देखिए कि एसएन की रिक्वायरमेंट सबसे पहले थी, क्योंकि आदमी को दोनों ही लॉस होता था, मॉनेटरी लॉस भी था, तो वो चाहता था कि एसएन, बट एसएन की भी अपनी एक लिमिटेशन है कि वो कितने पेशेंट्स, उस चीज को इम्प्रोवाइजेशन धीरे धीरे किया गया। फिर 30 बेड किसी सीएचसी पे बढ़ाए गए, फिर 30 बेड्स की सेकेंड सीएचसी, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। बट लोग गांव नहीं जाना चाहते थे, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स कि लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जहां वो सेंटर्स हैं वहां लोग पहुंचे। आज लोग यहां से, आप देखिए, मानिए कि आज जब से वैक्सीनेशन हुआ है, इट इज टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड वैक्सीनेशन। लोग यहाँ से वहां तक जाकर के, जो 100 किलोमीटर है यहाँ से, वहां जाके वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अबव दैट, बड़ी कंपनीज, अभी एचपी ने 3 सेंटर्स को सीएसआर एक्टिविटी में जोड़ा है। वहाँ पे जो वैक्सीनेशन हो रही हैं वो उसमें हेल्प कर रही है अपने इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स देके। तो ऐसा नहीं है, लोग खुद भी आगे आ रहे हैं। एंड गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर, यू रियली कैन रिलाई अपॉन सो मेनी थिंग्स कि और ये मान के मैं आपको अब काफ़ी हद तक इस चीज़ का आश्वासन दे सकता हूँ कि वी आर बेटर इक्विप्ड, फंडामेंटली वेरी साउंड। देखिए, हमारी आशा गांव-गांव तक जाकर के मेडिसिन किट्स दे रही थी। जब सीएम साहब ने कहा कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जिनका नॉर्मल है, जो दे कैन लिव इन होम आइसोलेशन, उनको, तो वो चीज जो गवर्नमेंट सेक्टर दे सकता है, नोबडी कैन गिव। बिल्कुल, इसी मिथ को कहीं ना कहीं खत्म करना है कि जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा अस्पताल हो और महंगी सुविधाएं हो तभी वहां पर अच्छा इलाज मुहैया हो पाएगा। जो हम लोग 24 घंटे ऑन द रन थे, मेरे एम्बुलेंसेस के ड्राइवर हैं, इतनी एम्बुलेंसेस के ड्राइवर जिन्होंने अपने कोविड ना होने का कभी वो नहीं किया, इतना फार्मासिस्ट का ये है ग्रुप था काम करने वाला, इतने डॉक्टर्स का ग्रुप था। देखिए, ये जो एसेट्स हैं, इन एसेट्स को हमें संभाल के रखना है। और हो सकता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि दो भाइयों में एक काम कम और एक ज्यादा, बिल्कुल, और महत्वपूर्ण है कि एसेट्स हैज टू बी टेकन इक्वली। एग्जैक्टली, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है सर कि उन एसेट्स में लोगों का भरोसा भी डेवलप हो, तभी जाकर शायद उसका इस्तेमाल या फिर उसका 100% आप दे पाए। देखिए, आप अगर मेरा ये मानना है कि आप अगर मुझसे काम करने के कहेंगे तो मैं करूंगा। आप अगर मेरी लिमिटेड रिसोर्सेज में मुझसे ये कहेंगे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, गंदा कर रहा हूँ, तो शायद मैं अवॉइड। बिल्कुल सर, लिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर भी सवाल लूंगे। इससे पहले डॉक्टर नीतू, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एसएन मेडिकल कॉलेज के आप प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। कोरोना काल कितना चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि जब आप एक ऐसी स्वास्थ्य की संस्था से जुड़ी हो जो सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह भी होती है और सबसे खतरनाक भी, तो एक्सपीरियंस क्या रहा और कितनी चुनौतियां रही? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज के इस अधिवेशन में मुझे अपनी सहभागिता देने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, हम सभी के लिए कोरोना एक ऐसी बीमारी थी, जैसे मैं अगर याद करूं, जब मैं एमबीबीएस कर रही थी तो हम मेडिसिन में उसके बारे में 4 लाइन से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे कि कोरोना नाम की ऐसी एक बीमारी है जो कि बैट से या फिर कैमल से या कैट से ये स्प्रेड हो सकती है। इनके रिजर्वॉयर हैं, लेकिन अगर ये ह्यूमन बीइंग में जाएगी तो इट कैन लीड टू एन आउटब्रेक। उससे ज़्यादा हमने कभी उसके बारे में पढ़ा भी नहीं था। तो जब पहला इसका वेव आया तो हम में से कोई भी इसके लिए बहुत प्रिपेयर नहीं था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि इसके लिए अभी तक, क्योंकि जब कोई बीमारी होती है, एंडेमिक हो या रेगुलर में हमें बीमारी वो होती रहती है, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं। ये एक वायरस ऐसा था जिसके बारे में हमें उम्मीद नहीं थी कि ये आएगा और इस तरीके से आएगा कि हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ये झकझोर के रख देगा। तो बहुत सारी चुनौतियां थी, क्योंकि शुरुआत में सरकार ने कुछ नियम लागू किए। आप परमिशन नहीं होगी तब तक आप एडमिट मत कीजिए, पहले आप रिपोर्ट करेंगे कि पेशेंट को कोविड है, उसके बाद आप उसे एडमिट करेंगे। और कुछ इस तरह की लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि कोविड के हमने टेस्ट करने जब शुरू किए, तो जब शुरुआत हुई तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं थे। शुरुआत हमने की तब RT-PCR टेस्ट हम कर रहे थे, तो RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट आने में 2 दिन लग रहे थे। और क्योंकि एक साथ इतना ज़्यादा 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जब कोई बीमारी होगी और इतने समूह में जब बीमारी उपजेगी, तो उसके लिए
इस देश में एक समस्या, एक चुनौती खड़ी होना बहुत आम बात थी। बिल्कुल, और यही वजह है कि इन चुनौतियों को लेकर जिक्र भी हम कर रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक शर्मा, जैसा कि नीतू जी कह रही हैं कि कोशिश तो हम कर रहे थे और उससे भी ज्यादा हम करना भी शायद चाहते थे, लेकिन जो लिमिटेशंस थी या फिर जो प्रोटोकॉल बना दिए गए थे वो कहीं ना कहीं बैरियर्स की तरह आप सभी के सामने भी आए। तो एक डॉक्टर होने के नाते, जैसे भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है, जहन में आता होगा कि आप इलाज करें, उन्हें भर्ती करवा रहे, लेकिन प्रोटोकॉल का भी आपको पालन करना था, रिपोर्ट आगे देनी थी। जी, थैंक यू मैम फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू इंडिया न्यूज़। देखिए, वो टाइम जो था, अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट एंड सेकेंड वेव को, फर्स्ट वेव में 80% पेशेंट्स जो एडमिट किए जा रहे थे वो किए जा रहे थे जो कहीं स्प्रेड नहीं करें। दे डोंट इवन रिक्वायर पैरासिटामोल टैबलेट। बहुत ही कम वर्ग ऐसा था जिसको आईसीयू या ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही थी। इसको देख के पब्लिक भी बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गई। वैक्सीनेशन आने के बाद तो जैसे उनको छूट मिल गई थी कि कोरोना कुछ बिगाड़ ही नहीं सकेगा। हमारे सेकेंड वेव की स्टार्टिंग मार्च के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हर रीजन, चार पार्ट इंडिया के हैं, सब जगह अलग अलग रीजन थे उसके आने के, बट लोगों ने बिल्कुल भी मतलब कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। जो 30 त्यौहार आ रहे थे या कुंभ लग रहा था या इलेक्शंस कुछ भी थे, जैसे सर ने बोला कि हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। आपने अभी जिक्र किया कि आगरा की जनसंख्या 45 लाख के आसपास प्लस ही है। देन जो जोग्राफिकल कंडीशन है हमारे पास, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, इवन भरतपुर का भी पेशेंट वो आगरा ही आता है। अगर 1% पॉपुलेशन आगरा को भी बेड चाहिए होगा तो एट मीन 44,500 करीब बेड चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें पेशेंट्स को ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि उनकी काउंसलिंग करके कि जो घर पे ही ठीक हो सकते हैं उनको वहीं पे रोका जाए। सेकंड चीज़, आजकल जो पर्चे ये सर्कुलेट कर दिया डॉक्टर गुलेरिया का नाम का, कोई किसी के नाम का, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। सबका एक अपना अलग क्राइटेरिया होता है। तो आपको अर्ली सिम्टम डेवलप होते ही सबसे पहले टेस्ट करा के अपना ट्रीटमेंट चालू कराना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि पहला एक हफ्ता हम खराब कर देते हैं। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, ये कोरोना नहीं है, नॉर्मल खांसी जुकाम है, अच्छा वो 4 दवाई खा लीजिए, जिंक खा लीजिए, लिम्सी खा लीजिए, कर लीजिए। अब धीरे धीरे वो आपके लंग्स पे अटैक करता जा रहा है। जब कंडीशन बिगड़ती है तब हम हॉस्पिटल जाते हैं। एंड अगेन वही चीज़ है कि हमारे पास सब चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर अभिषेक कह रहे हैं, डॉक्टर अरुण, चूंकि मैं आपको आंकड़े अभी तक बता रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे बीच में जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हैं इन तब तमाम असुविधाओं का, बेड्स का ये जिक्र करें, लगभग 1900 लोगों पर एक बेड है, और वेंटिलेटर की जो स्थिति है और जो आंकड़े उससे भी भयावह है। तो उसमें सुधार कब तक होगा, क्योंकि दूसरी लहर को भी हम पार कर गए हैं और तीसरी लहर को लेकर लगातार संभावनाएं हैं। उम्मीद ये है कि ना आए, लेकिन हमें तो तैयार होना होगा ना। अगर हम तैयारी की बात करें तो आगरा जनपद में जिस तरह की तैयारियां हैं वो अगर पूर्व से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छी हो गई हैं। अगर आप ऑक्सीजन की सिर्फ उपलब्धता की बात करें तो हमारे मेडिकल कॉलेज में 4 जनरेटर लग चुके हैं। इवन हम लोग वहाँ पे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट की भी व्यवस्था हो गई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी एक ऑलरेडी पीएम केयर से वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेटर लग गया है। इसके अतिरिक्त हमने 4 सीएससी को भी, क्योंकि रूरल का भी लोड अर्बन में आता है, सीएससी को भी इसलिए तैयार किया है कि वहाँ पे भी ऑक्सीजन जनरेटर और 30-30 बेड एक्सक्लूसिवली जो ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं तैयार किए हैं। इसके अलावा वहाँ पे हमने वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए हैं, बाईपेप मशीन, चूंकि वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ की कमी रहती है तो वहाँ पे हमने बाईपेप मशीन उपलब्ध कराई है कि जो लोग बाईपेप में रख पाएं उनको बाईपेप में रोकें। ये सारे बेड्स की उपलब्धता जो कंपनसेट करेगी जो अर्बन में आपको कमी दिखी थी। और इसी के अतिरिक्त सारी सीएससीओ को ऑक्सीजन के जंबो सिलेंडर्स, स्मॉल सिलेंडर्स, ये सारे उपलब्ध करा दिए गए हैं कि जिस तरह से वहाँ पे ऑक्सीजन अगर सपोर्ट बेड की आवश्यकता पड़ी है इसके कोई दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त ये मानते हुए कि अगर तीसरी लहर में बच्चों को, जैसे पीडियाट्रिक माना गया कि पीडियाट्रिक इफेक्टेड इसलिए होंगे कि शायद उनमें इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हो पाई, वैक्सीनेशन ग्रुप में भी उनको नहीं रखा गया और वो लोग मोस्ट इफेक्टेड हो सकते हैं। तो हम लोगों ने पीकू की भी स्थापना सीएससी लेवल पे की है, जिस पीडियाट्रिक आईसीयू की, और ये मेडिकल कॉलेज से लेकर सीएससी तक इनको मॉक ड्रिल के माध्यम से बिल्कुल रेडी मोड में रखा जा रहा है। अब तक 2 बार इनकी मॉक ड्रिल की जा चुकी है कि इन केस अगर कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है तो कम से कम समय में उसको हम अपना मेडिकल सपोर्ट दे पाएं। इसके अतिरिक्त मैं आपके बात में एक और इसके अतिरिक्त जोड़ना चाहूँगा कि सरकारी मेडिकल कम्युनिटी की एक जिम्मेदारी जो उपचार की है वो तो है ही है, प्रिवेंशन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उसको जिम्मेदारी निभानी होती है। घर घर में जब इन्फेक्टिविटी होती है, जब इन्फेक्शन होता है या संक्रामक रोग फैलती है
तो उसको फील्ड पे भी जाकर वहां पे एक एक घर की मॉनिटरिंग करना, इसका जिससे कि इन्फेक्शन आगे ना बढ़ पाए, ये भी जिम्मेदारी निभानी होगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रिवेंशन पर ध्यान लिया जाए और प्रिकॉशंस लिए जाए। विकास जी, जैसे कि जिक्र अंजू ने कहा कि प्रिवेंशन लोग करें, और आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा प्रिवेंशन है तो वो 2 गज की दूरी और मास्क है हमारा। और मास्क को लेकर जब बात आती है, या फिर जो मेडिकल इक्विपमेंट जिनकी कोरोना काल के दौरान बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र लोग मानने को तैयार नहीं थे कि ये बीमारी भी है। आज की तारीख में भी लोग मास्क लगाते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हैंकी से मुंह ढक लेते हैं, या फिर महिलाएं हैं तो साड़ी के पल्लू से मुंह को ढक लेती हैं। तो उसको कितना गंभीर आप समझते हैं? वहां पर भी जब आप जा रहे थे तो इस तरीके की किसी प्रकार की परेशानियों का, या फिर इस तरीके की किसी तरह की चुनौती को टैकल करना पड़ा? देखिए, मुंह को साड़ी से ढकना या रुमाल से ढकना तो भी ठीक है, बिल्कुल नंगे मुंह जाना तो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि आप तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे, लेकिन जब लोग ही उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा? बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीमारी होने के बाद तो जो होना है सो होना ही है, लेकिन अगर प्रिकॉशन ली जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रिकॉशन ही है। तो उसको किस तरीके से आपने किया? क्या उसके लिए अवेयरनेस को लेकर भी कुछ काम आपकी अवेयरनेस तरफ से किया गया? गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रचार प्रसार इस बात पे कर रही है, 2 गज की दूरी का भी और मास्क का भी। तो ये जैसा कि पहले बताया, पहले वाले कोरोना पीरियड में तो उसको मजाक समझा गया था, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि वैक्सीन के बाद तो हर आदमी को ऐसे लगा था जैसे उसने अमृत का पान कर लिया हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तो प्रिकॉशन तो इम्पोर्टेंट है, और जो मैं समझता हूँ और जो इस फील्ड के लोग हैं वो आगे आने वाले कई सालों तक इस प्रिकॉशन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि लोग आपको इस वक्त सुन रहे होंगे, और जो हेल्प आपने अभी तक इनको की है उसका फायदा भी लोग उठाएं, तो उसका कोई मकसद जो है, आपके पीछे का जो आइडिया है वो भी सक्सेसफुल होगा। डॉक्टर अंशु जी, मैं आपसे लेना चाहूंगी सवाल। कोरोना के अलावा डेंगू और बुखार की चपेट में भी आगरा को आते हुए हम देख रहे हैं, कई लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। यहाँ पर आपके कार्यालय में एक एपिडेमिक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, साथ ही अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर भी इसे सेटअप किया जा रहा है। किस तरीके से ये काम करेगा? क्योंकि तमाम योजनाएं तो लेकर आते हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि हमारे माध्यम से जो दर्शक इस वक्त आपको देख और सुन रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि वो लोग किस तरीके से इन सुविधाओं को आपके जरिए अवेल कर सकते हैं। ऐसा है कि ये जो एपिडेमिक कंट्रोल रूम है, ये पूरे साल वर्क करता है 24/7, 24/7, मतलब 24 घंटे इंटू 7 दिन काम करता है। इसका काम है आपके जरूरी फ़ोन कॉल्स को पिकअप करना। इसके अलावा हम लोगों ने जो एपिडेमिक कंट्रोल रूम है, इसमें जो डॉक्टर्स की और फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ होती हैं, और ऐसे ही एपिडेमिक कंट्रोल माइक्रो रूम्स जो हैं वो हर CHC और PHCs पे होते हैं, जो 24 आवर्स वर्क करते हैं। और अगर रूरल में अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है, अनटुवर्ड्स इंसिडेंस होता है, जो रात को भी होता है, जो हम अभी डेंगू के टाइम पे भी देख रहे हैं, तो रात को ही वी मेड इट अ पॉइंट कि डॉक्टर्स वहाँ पे जाएंगे, दे विल विजिट द हाउस और मेक श्योर कि बच्चों को या तो ला करके हॉस्पिटल में सेटल करेंगे। वी हैव गॉट ए वेरी गुड नंबर्स ऑफ 108 एम्बुलेंसेज, बहुत बढ़िया नेटवर्क है सरकार की तरफ से दिया हुआ। लोग भी उसको कॉल कर सकते हैं। इफ़ देर इज़ एनी ग्रीवियंसेस तो वो हम लोगों को कॉल बैक कंट्रोल रूम में कर सकते हैं। तो बेसिकली कंट्रोल रूम का सबसे बड़ा यही रीज़न है कि वो, तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा? बेसिकली अभी तो टेलीकॉम से है, इट इज थ्रू टेलीकॉम नेटवर्क, कि आप उसको कॉल करेंगे, एड्रेस देंगे, विल विजिट दैट प्लेस, और दैट इज मैंडेटरी। ये पहले तो क्या होता था कि कभी भी ये होता था कि काम दे दिया छोड़ दिया, बट नाउ द मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट डे इट इज नीडेड कि एक नोडल ऑफिसर हर इलाके का बना हुआ है, हमारे सीमो सर ने बना रखा है। तो ही विजिट्स दैट प्लेस, ही सीज टू इट कि एवरीथिंग हैज बीन डन प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू द SOPs। तो इस तरीके से मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो मॉनिटरिंग जो लैक किया करती थी गवर्नमेंट सेक्टर में, वो अब ज्यादा दुरुस्त की जा रही है। तो उपचार के साथ साथ सर दवाइयां मुहैया करवाने को लेकर भी प्रोग्राम? दवाइयां, कैंप लगाना, वहां पे स्लाइड्स बनवाना, डेंगू के रैपिड एंटीजन और मलेरिया एंटीजन किट्स, और उसके बाद में अगर कोई पॉजिटिव आता है तो वी मेक श्योर कि या तो उसको शिफ्ट किया जाए डिपेंडिंग अपॉन हिज सिचुएशन, अदरवाइज उसका सीरम लेना, और आसपास से जो भी फीवर के केसेस हैं उनका सीरम लेकर के हम लोग एशियन मेडिकल कॉलेज की हमारी लैब है जहाँ पे एलिजा का टेस्टिंग होती है, कंफर्मेटरी टेस्टिंग होती है, वी प्रोवाइड देयर। इसके अलावा भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट पैथोलॉजीज के साथ हम लोगों का एक टाई अप है कि अगर उनके यहाँ जो केसेस आ रहे हैं ये डेंगू के पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो दे मेक श्योर कि वो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, वी कट शॉट देम, और फिर हम लोगों की टीम्स वहाँ पे जाती है जहाँ पे डेंगू की या प्लेटलेट काउंट जहाँ केसेस हैं
वी मेक श्योर कि वहाँ पे कैंप लगे। बिल्कुल, और तमाम लोगों ने आपको इस वक्त सुना और देखा है, और अगर आप भी ऐसी किसी संक्रमण की चपेट में आते हैं तो इस एपिडेमिक कंट्रोल रूम में आप कॉल करके न सिर्फ उपचार हासिल कर सकते हैं बल्कि दवाइयां भी आपको मुहैया करवा जाएगी, और इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर नीतू, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि सरकारी गाइडलाइंस जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़े बैरियर के रूप में आप लोगों के लिए सामने आई, और कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो शायद आप कर सकते थे उससे थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन जब आपको फ्री हैंड दे दिया गया तब भी क्या चुनौतियां उतनी रही या फिर तब सब इजी को लगा आपको? देखिए, क्योंकि मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, पैथोलॉजी रन कर रही हूँ, तो हमारे लेवल पर चुनौतियाँ ये थी कि जब वेव आया था तब सरकारी ही सारे सिस्टम्स थे। जैसे सरकारी सिस्टम में ही जिला अस्पताल हो गया या फिर एसएन मेडिकल कॉलेज हो गया, जितने सरकारी सेटअप थे वहीं पर मरीजों को भर्ती करना था, वहीं जांचें होनी थी। जब सेकेंड वेव आई तो इतनी लिबर्टी तो हुई कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि फोकस कर दिए गए कि ठीक है ये हॉस्पिटल्स हैं जो कि वेल इक्विप्ड हैं और यहाँ पर हम कोविड पेशेंट्स का इलाज मुहैया करा सकते हैं। लेकिन पैथोलॉजी के पार्ट पर बात करें तो पैथोलॉजी फिर भी आगरा में शायद एक पैथोलॉजी के अलावा किसी भी पैथोलॉजी को ऑथोराइज नहीं किया गया था कि वो प्राइवेट सेटअप में RT-PCR को कर सकता है। तो उससे संबंधित जो बाकी जांचें हो सकती थी, जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जिसकी उतनी सेंसिटिविटी नहीं होती है और एक कार्ड से वो किया जाता है, प्राइवेट पैथोलॉजी को उतनी अथॉरिटी थी कि वो ये कर सकते हैं। और जितने उससे रिलेटेड टेस्ट होते हैं पैथोलॉजी में, जब एक बार RT-PCR पॉजिटिव आ जाता है मरीज का तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर करनी होती हैं। जैसे पेशेंट का कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, उसका टोटल काउंट देखा जाता है क्योंकि वो यूजुअली फॉल करता है, प्लेटलेट्स भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होते हैं और कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जिनको देखना ज़रूरी होता है। तो उसमें जैसे कि CRP हो गया, देन D डाइमर हो गया, क्योंकि पेशेंट जो होता है कोविड का उसमें हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है। उसके अलावा प्रोकैल्सिटोनिन हो गया, पेरिटिन हो गया, LDH हो गया। साथ में पेशेंट की क्या अंडरलाइन कंडीशन है ये जानना बहुत ज़रूरी है पेशेंट के सर्वाइवल और बीमारी की प्रोग्नोसिस के लिए, कि पेशेंट का लिवर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गए, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाए कि पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं। तो ये सारी जांचें थी जो कि हम अपने प्राइवेट सेटअप में कर पा रहे थे, और जितना हम लोग उसमें अपना कोऑपरेशन दे सकते थे तो हम वो कर रहे थे। बाकी जांचें क्योंकि वो सरकारी अथॉरिटी पर ही थी। बिल्कुल, चलिए ठीक है। डॉक्टर अभिषेक, जैसा कि कई तस्वीरें भी देखी हमने, कई खबरें भी हमने देखी जहां पर अस्पतालों द्वारा मरीजों के साथ ऐसा रवैया अपनाया गया जो शायद नहीं होना चाहिए था, मनमानी फीस वसूली गई, कई मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स के नाम सामने आए जहां पर दवाइयों को लेकर, इंजेक्शंस को लेकर कालाबाजारी की सामने आई खबरें। एक डॉक्टर होने के नाते कितना ज्यादा एग्जॉस्ट करने वाला ये था, क्योंकि फिजिकली तो आप एग्जॉस्टेड थी, कोई छुट्टी नहीं थी, 24/7 आप काम कर रहे थे, लेकिन मेंटली जब आप ही की कम्युनिटी से इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो मेंटल प्रेशर कितना था, वो कितना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क रहा? देखिए मैम, दो चीज़ होती हैं कि गवर्नमेंट ने एक रेट तय कर रखे थे कि आप प्राइवेट में जाएंगे तो इस रेट से आपको पेमेंट करना है जी। उस समय ऑक्सीजन कंडीशन क्या थी वो कोई टिपट्टी नहीं है। अब एक पेशेंट 90% SpO2 पे आ रहा है, उसको ऑक्सीजन कितना चल रहा है, 80% पे आ रहा है, 70 पे आ रहा है, 60 पे आ रहा है। सबका कंजप्शन ऑक्सीजन का लेवल का अलग अलग होता है, कोई 10 पे, कोई 15 पे, कोई 20 पे। तो आप एक रेट पे उन तीनों को नहीं रख सकते हैं, जबकि आपको ऑक्सीजन की उपलब्धता उस समय इतनी ईजी नहीं थी। सेकेंडली, जो इंजेक्शंस लाइफ सेविंग उस समय थे उनका कोई बफर स्टॉक नहीं था, हम लोग पे शॉर्टेज थी। तो अगर आप उसको अवेलेबल बाहर से करा रहे हैं तो ये तक पता है कितने कितने महंगे रेट्स में आपका जो ये रेमडेसिविर था और टोक्लिमाज़ कितना ऊपर गया है। तो जो भी कंप्लेंट्स पेशेंट्स की थी वो बिल में लेके वो 90% फार्मेसी में रिलेटेड थी। आपके लिए पर्सनली कितना एग्जॉस्ट करने वाला था ये? मैम कुछ कंप्लेंट जेन्युइन थी और कुछ एलिगेशंस थे। जहाँ जेन्युइन है वहाँ एक्शंस भी हुए, वहाँ पे कई जगह कॉम्प्रोमाइज भी हुआ और कई लोग दीवार भी हुए, पर काफी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ एलिगेशन लगाए जाते हैं। चलिए तो ठीक ये है। थोड़ा सा पिंच करता है, बिल्कुल। क्योंकि जैसे आज इसमें बोला जा रहा था कि हमेशा नेगेटिव चीज को ज्यादा फैलाया जाता है। 19 डॉक्टर्स ने 15-20 दिन के अंदर आगरा में अपनी जान गंवाई। ये बिल्कुल, 19 इसीलिए हम डॉक्टर श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि आप सभी मसीहा हैं और देवदूत हैं, और इसीलिए सेशन को इंक्लूड किया गया। समय की कमी है सर, एक आखिरी कमेंट अरुण जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। आगरा आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस पद पर अग्रसर है, क्योंकि न्यू आगरा की कई तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन वहां पर हेल्थ सेक्टर कहाँ है? जो हमारी पब्लिक हेल्थ प्रणाली है, जिसे हम गवर्नमेंट रिलेटेड कहते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है रूरल बेस्ड। अब चूंकि आगरा एक अर्बन डोमिनेटेड एरिया है, तो अर्बन हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ रही हैं, जो 15 फाइनेंशियल कमीशन में बहुत सारा पैसा जो फ्लो किया जा रहा है अर्बन हेल्थ के लिए। इसके लिए हम लोग नई योजनाओं के साथ, नई सारी पॉलीक्लिनिक के साथ
और अर्बन हेल्थ को और स्ट्रांग करने के साथ, चूंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन कैटर करेगा, आगरा जनपद में बहुत सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बिल्कुल, चूंकि इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो खामोशियों का थोड़ा सा दौर है, क्योंकि बीमारियों का थोड़ा ज्यादा शोर है, लेकिन आपके आश्वासन के बाद लगता है कि ये जो शोर है खत्म होगा, लोग स्वस्थ होंगे और जो तमाम स्वास्थ्य की जो सुविधाएं आप लोग मुहैया करवा रहे हैं, जैसा कि अंशु जी भी कह रहे थे और विस्तार से उन्होंने बताया भी, उम्मीद है कि लोग उसको अवेल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं लेंगे और खुद भी सुरक्षित रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण प्रिकॉशंस लेते रहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। अरुण श्रीवास्तव जी आपका शुक्रिया, विकास जी, अंशु जी, डॉक्टर नीतू और डॉक्टर अभिषेक, विस्तार से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे कोरोना के देवदूत के लिए। तो इस सत्र में जो हमने चर्चा की, मैं चाहूंगा कि इन देवदूतों का सम्मान भी हो। अरविंद जी आप मंच पर आ जाए। सबसे पहले डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, सीएमओ आगरा। विकास खन्ना साहब, डायरेक्टर रैमसन्स के। अंशु पारिक, डिप्टी सीएमओ। डॉक्टर नीतू चौधरी। और डॉक्टर अभिषेक शर्मा। देखो हम घूम घूम के सारे देवदूतों के पास आ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया सभी आप मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर, फिर अगला सत्र आगे।